तो जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है पोटेंशियोमीटर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ठीक है, और इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कैसे निकालते हैं, और इसके दो एप्लीकेशन भी हमने पढ़ लिए थे कि किसी सेल का जो ईएमएफ है कैसे मेज़र करना है बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, और दो सेल्स के ईएमएफ को हम कंपेयर कैसे करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अब जो हम करने वाले हैं इसमें हम क्या करने वाले हैं कि थर्ड एप्लीकेशन है ये इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, टू मेजर the internal resistance of a cell, ठीक है। इस तरह से इसको हम करते हैं यूज पोटेंशियोमीटर को। देखिए तो क्या करना है, इसमें सर्किट कैसे रहेगी पहले वो समझना पड़ेगा। तो सर्किट के लिए एक तो पोटेंशियोमीटर का खुद का वायर होता है, मैंगेन या फिर कॉन्स्टेंटन का आपको बता दिया मैंने कल, क्यों होता है ये भी बता दिया था, ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में जाके आप देख सकते हो। इसकी प्राइमरी सर्किट होती है, उसमें आप चाहो तो एक अमीटर जोड़ सकते हो, फिर एक सेल लेना है आपको, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर एक की दिखा दीजिए, ये तो ये हो गई इसकी प्राइमरी सर्किट। इसमें चाहे तो आप कोई रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, वो क्वेश्चन में दिया होगा तभी आपको करना है। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम ड्राइव करने वाले हैं, तो आपको रेजिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधे इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो मैंने के मान लिया है, ठीक है। जो की है इसको हम मान लेते हैं K1। अब के मैंने सिंबल ले लिया है पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए, तो हम जो K1 यूज़ करेंगे वो की के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। अब जो आपको सेकेंडरी सर्किट यूज़ करनी है, ठीक है, उसमें क्या है, एक तो लेना है आपको सेल, और ध्यान रहे आपको कि जो प्राइमरी सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, और जो आपको सेल जिसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, बोथ शुड बी कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट, ओके, वरना आपको बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी ही नहीं, ठीक है। बहुत ध्यान से ये जरूर, बोथ the positive terminal of cells should be connected at the same point। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, सेल का, और सेल का जो ईएमएफ है वो है कैपिटल ई, ठीक है। और इसके साथ एक एक्सटर्नल सर्किट और दे रखा है, और उसमें आप एक की K2 लगा सकते हो। चलिए तो अब ले लेते हैं हम, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कर देना है आपको कनेक्ट, और फिर विद जो कि आपको पोटेंशियोमीटर वायर पे कांटेक्ट कराना है सभी पॉइंट्स पर, और देखना है कहाँ पर डिफ्लेक्शन आपको जीरो मिलता है, ठीक है। तो आपको इसको कैसे प्रोसेस को करना है वो आप देखें ध्यान से एक बार। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको K1 तो क्लोज रखनी ही है, ठीक है, ताकि करंट फ्लो कर सके पोटेंशियोमीटर वायर में। तो K1 को आप क्लोज कर दीजिए। जो पहला केस आएगा उसमें आपको K2 को रखना है ओपन। तो आप ध्यान से देखो और समझो पहले। अगर हम K1 को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम द प्राइमरी सेल, और अगर हम K2 को ओपन रखते हैं तो क्या होगा, ये सेल चाहता है इसका करंट फ्लो करे लाइक दिस, ठीक है। तो इस सेल के पास अभी दो सर्किट है फ्लो कराने के लिए करंट को। इस सेल से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में भी करंट फ्लो कर सकता था। अगर ये K2 क्लोज होता तो इस सेल से करंट निकलता, ऐसे आता, ऐसे आता, इस तरह से आता और इस तरह से, एक क्लोज सर्किट इसको मिल जाती। पर अभी क्या है, K2 है ओपन, तो इसको कोई भी क्लोज सर्किट नहीं मिल रही है, मतलब इसका जो करंट है वो आर में तो जाएगा ही नहीं, आर में तो कोई करंट आएगा ही नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, हमने जॉकी को टच कराया और किसी एक पॉइंट पर हमें क्या मिला, किसी एक पॉइंट पर मान लीजिए आपको यहाँ जो कि है x1 लेंथ फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। तो फ्रॉम पॉइंट ए x1 डिस्टेंस पर हमें एक बैलेंसिंग लेंथ मिल गई, क्लियर है। तो वो क्या होगा पहले आप ध्यान से समझें। बैलेंसिंग लेंथ का मतलब होता है डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो, देयर विल बी नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से अगर कोई करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब इस सर्किट यहाँ से यहाँ तक कोई करंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ से करंट अंदर भी नहीं आया होगा, ठीक है।
मतलब देखिए यहाँ तो करंट पहले ही नहीं था, तो यहाँ भी करंट अगर नहीं आया है मतलब सेल से किसी भी टाइप का कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, ठीक है। और जब सेल से करंट फ्लो नहीं होता है तो उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज़ कॉल्ड ईएमएफ ऑफ दैट सेल। तो अब ध्यान से देखो, ये सेल किसी को भी करंट नहीं प्रोवाइड करा सकता क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, इसका मतलब इस ऊपर वाली ब्रांच में तो करंट था ही नहीं। अब ये सर्किट क्लोज नहीं है तो आर में भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये सेल किसी को भी करंट नहीं दे रहा है। अब जो इसके दोनों सिरे थे, यानी ए, यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट पी नॉट। तो आप ध्यान से देखो, ये तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। तो सेल जो है पॉइंट ए और पी नॉट पे कनेक्ट है, और जो ऊपर वायर है पोटेंशियोमीटर का x1 लेंथ का, उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आ जाएगा k इंटू x1। कैसे? पोटेंशियोमीटर वायर के यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो होता है k का मतलब क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। कल इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। क्लियर? तो अभी जो kx1 आएगा, इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ x1। और डिफ्लेक्शन अगर गैल्वेनोमीटर में 0 है तो इट मस्ट बी इक्वल द ईएमएफ ऑफ सेल। इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वायर के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर 0 करंट शो करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? अब देखिए, करंट तो दे नहीं रहा सेल किसी को, ये वाला जो सेकेंडरी सेल है, तो जो इसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है इस केस में वो क्या है? ईएमएफ है। तो इसको क्वेश्चन नंबर आप कर लीजिए फर्स्ट। क्लियर होगी बात? अब अगर हम बात करते हैं कि K1 जो है, ठीक है, K1 जो है अगर उसको हम कर लेते हैं क्लोज और K2 को भी कर लेते हैं क्लोज, ये नंबर सेकेंड केस है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए K1 और K2 दोनों ही क्लोज हो गए। एक बात आप ध्यान से देखो, अब फिर आपको क्या मिला भाई? आपको अगली बैलेंसिंग लेंथ वापस मिल गई। तो मान लीजिए आपको बैलेंसिंग लेंथ अब मिली है, वो है x2 पर, थोड़ा और कम पे मिलेगी, ठीक है। कन्फर्म है कम पे क्यों मिलेगी मैं आपको समझाता हूँ। अब ये इसकी बैलेंसिंग लेंथ x2 पर मिल रही है। ऐसा क्यों हुआ है? पिछली बार तो x1 पर मिली थी, इस बार x2 पर क्यों मिली है? तो देखिए, जो ये सेल है पिछली बार करंट फ्लो नहीं करा रहा था, लेकिन जैसे ही हम इसकी को क्लोज कर देंगे वैसे ही इस सेल का करंट इतनी सर्किट में तो फ्लो कर सकता है। कितनी सर्किट में? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके इस तरह से। गैल्वेनोमीटर 0 करंट शो कर सकता है क्योंकि वहाँ करंट नहीं गया होगा, और यहाँ भी इतने, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी करंट नहीं है, पर इतनी क्लोज सर्किट में तो करंट फ्लो कर सकता है ना। मतलब इस बार जो सेल है वो करंट फ्लो करा रहा है। और जब करंट फ्लो करता है किसी सेल से तो उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। अब उसको हम ईएमएफ नहीं बोल सकते। जब करंट ड्रॉ नहीं होता है सेल से तब जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ दैट सेल। लेकिन अगर करंट फ्लो हो रहा हो सेल से तब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं V, और वही IR के भी इक्वल होता है। पर I तो हमें पता नहीं है तो हम उससे तो निकाल नहीं सकते V इक्वल टू IR से। अब हम क्या करेंगे? सेल के जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो अभी भी A और P, यहाँ पर P मान लेते हैं, ठीक है, P नॉट पॉइंट मान लेते हैं। तो AP नॉट का जो AP नॉट यानी वायर है जो पोटेंशियोमीटर का, उतनी लेंथ का जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो तो आ जाएगा भाई KX2, क्योंकि यूनिट लेंथ का K और x2 लेंथ का KX2 आ जाएगा। तो ए से लेकर P नॉट इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब नीचे जो सेल है वो भी तो इन्हीं पॉइंट पे कनेक्ट है, इन्हीं पॉइंट्स पे कनेक्ट है, डायरेक्ट ए और P नॉट पे ही कनेक्ट है। अब उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब वो करंट ड्रॉ करता है तो वो होता है V, उसको हम E नहीं बोलते। तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई अपने पास? V इज इक्वल टू KX2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लेते हैं तो E ओवर V इज इक्वल टू आ जाएगा x1 ओवर x2। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस R का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ठीक है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज इक्वल टू दैट। अब ये कैपिटल R आपको पता होगा क्योंकि आपने सर्किट में यूज़ किया है, ये तो आपको पता होना चाहिए, वरना आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल नहीं सकते कभी भी, ये कन्फर्म है, ठीक है।
तो आपको आर की वैल्यू पता होगी, आप आर की वैल्यू पुट कर दोगे। ई और वी की वैल्यू अगर हमें नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि x1 x2 हमने मेजर कर लिए थे, तो इसकी प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे भाई, इसके प्लेस पे कर देंगे x1 अपॉन में x2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब बैलेंसिंग लेंथ x1 मिली थी, और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है तब बैलेंसिंग लेंथ x2 मिली है। तो आपके पास ये फॉर्मूला है, आप तुरंत इस फॉर्मूले से इंटरनल रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो। तो आई होप आपको थर्ड एप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं फोर्थ एप्लीकेशन की। तो फोर्थ एप्लीकेशन क्या है भाई, किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हम पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो ये इसी का ही एक पार्ट है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो अगर आपको मान लीजिए पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अक्रॉस आर, तो ये तो है पोटेंशियल ड्रॉप, V इक्वल टू KX2 कर देना है, दैट्स इट, खत्म। सर्किट यही रहने वाली है, सर्किट में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है भाई। सर्किट में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, सर्किट आप यही ले लो। अगर आपको निकालना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो है इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो आपको पता है, आपको ये काम नहीं करना है इस बार, ठीक है, ये काम आपको नहीं करना है, ये फोर्थ हो जाएगा। टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस, ठीक है, अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आपको सिर्फ ये काम करना है, और ये काम तो अब करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हटा दीजिए। के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वरना हम के निकाल भी सकते हैं। के को कैसे पता करते हैं, के का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट से। तो ये आपका फोर्थ एप्लीकेशन हो जाएगा, इसमें हम कुछ दोबारा नहीं कर रहे, सेम फिगर रहेगा, बस आपको करना क्या, एक ही बार रीडिंग लेनी है और सीधे वी आ जाएगा। तो वी तो पता करना है, वी क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल, और दोनों इलेक्ट्रोड पे आर भी तो जुड़ा हुआ है, तो आर का पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा भाई, वी तो आ जाएगा, क्योंकि KX2 के इक्वल हो जाएगा। अब के पता होना चाहिए, के कैसे पता करते हैं वो, उसके लिए आप इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जाकर के की वैल्यू पता कैसे करते हैं या आप वहाँ सीख सकते हो, ठीक है। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं, जिससे हमको पूरी बात क्लियर हो जाएगी पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, मतलब इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, IIT JEE में, नीट में या फिर बोर्ड में किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलिए तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ। अपने पास मान लीजिए एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, और इस पोटेंशियोमीटर की जो वायर की जो लेंथ है वो है मान लीजिए 4 मीटर, ठीक है भाई, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 4 मीटर, और जो इसका रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ वो है मान लीजिए 1/2 ओम। ये क्या है, पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, ठीक है भाई, क्लियर होगी बात, पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है ये। चलिए इसके बाद हमने क्या किया है, एक प्राइमरी सेल यूज किया है हमने। इसमें प्राइमरी सेल जो हमने यूज़ किया है वो है कुछ 20 वोल्ट का, ठीक है भाई, और इसमें हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी यूज़ कर रखा है जो कि है कुछ मान लीजिए 4 ओम का, चलिए मान लेते हैं, ठीक है, ये है कुछ 4 ओम का, ओके। 4 ओम मत मानिए, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो 8 ओम मान लेते हैं, यहाँ पर आप एक की यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर हम आगे देखें इस तरह से, तो अपने पास एक 8 ओम का रेजिस्टेंस 20 वोल्ट की प्राइमरी सेल, और अपने पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ 4 मीटर है, जिसका जो R0 है ये है 1/2 ओम, ठीक है। तो अब क्या है, एक हमें सेल दिया हुआ है यहाँ पे, और उस सेल का EMF हमें नहीं पता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें नहीं पता है, उसके एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है वो कुछ 2 ओम का है, और इसके बाद गैल्वेनोमीटर से हमने जो कि टच कराया है, ठीक है। तो जो गैल्वेनोमीटर है इस तरह से, ठीक, इसको हमने टच करा दिया है। अब हुआ क्या है, इसमें क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दे रखा है हमको,
फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ जो हमको मिली है, देखिए जब हमने यहाँ पर एक की और थी, ये मान लीजिए की का नाम है K2 और इस की का नाम है K1। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है जब K1 क्लोज था और K2 था ओपन, तो उस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिली थी, बैलेंसिंग लेंथ का मतलब x1, तो जो बैलेंसिंग लेंथ पहले वाले केस में हमें मिली थी वो थी कुछ मान लीजिए आपका ये 4 मीटर का है, कुछ मान लेते हैं अपन 3 मीटर पे, ठीक है। और इसके बाद जब दोनों ही क्लोज थे K1 एंड K2, जब बोथ आर क्लोज, तो उस केस में जो हमको बैलेंसिंग लेंथ मिली थी ये थी मान लीजिए आपकी 1 मीटर, ठीक है। चलिए 2 मीटर लेते हैं। x1 x2 क्या है, x1 एंड x2 आर बैलेंसिंग लेंथ, क्लियर है। चलिए तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है एक तो आपको बताना है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और आपको बताना है जो हमने सेल यूज किया उसका ईएमएफ क्या है। क्लियर भाई, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको करना है पता पोटेंशियल ग्रेडियंट, सबसे पहले ये पता करना होता है, ठीक है। सबसे पहले ये पता करना है, आप कैसे करना है वो समझते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, तो पहले उसे पता करते हैं। और उसे पता करने के लिए आपको जो सेकेंडरी सर्किट है उसका यूज नहीं करना है, आप ध्यान रखें। सेकेंडरी सर्किट का कोई इस्तेमाल नहीं होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट को निकालने के लिए, हमें सिर्फ प्राइमरी सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्राइमरी सर्किट अगर आपको ध्यान से देखें, जो रेड वाली सर्किट मैंने बना रखी है, इस प्राइमरी सर्किट में आपका जो पोटेंशियल, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, मैं इसको रब करने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ी जगह कम है अपने पास, चलिए देखते हैं अभी जितना आ जाएगा उतना कर लेते हैं पहले एक बार। ये अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सेकेंडरी सर्किट को हमें जाना है भूल, सेकेंडरी सर्किट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस सेकेंडरी सर्किट को आप जाइए भूल, इसको हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, क्लियर। सिर्फ प्राइमरी सर्किट में आप पहले हम निकालते हैं करंट क्या है। तो प्राइमरी सर्किट में अगर हम करंट को देखें तो करंट कितना आएगा, देखिए जो ये पूरा वायर है इसका रेजिस्टेंस जो आएगा, जिसको हम मान लेते हैं R, तो वो कितना आएगा, तो रेजिस्टेंस देखते हैं पहले कितना आएगा, वो आ जाएगा भैया L इंटू आर नॉट, क्योंकि यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस क्या है 1/2 और पूरी लेंथ क्या है 4। तो जो इस पूरी लेंथ का रेजिस्टेंस आएगा यानी AB लेंथ का जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, तो L मल्टीप्लाई R नॉट करेंगे तो भैया आ जाएगा 2 ओम। 2 ओम रेजिस्टेंस आपका इस वायर का, और 8 ओम एक्सटर्नल सर्किट में दे रखा है पहले, ठीक है। और 20 वोल्ट हमारे पास नेट वोल्टेज है। तो इस पूरी सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा इस तरह से, मान लीजिए ऐसे करंट फ्लो करेगा पूरी सर्किट में। अब इन दोनों ही रेजिस्टेंसेज में करंट सेम जा रहा है, इसका मतलब जो रेजिस्टेंसेज हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो नेट वोल्टेज अपॉन में कर देते हैं 2 और 8 मिला के 10 आ जाएगा, तो आपका करंट आ गया भैया 2 एम्पियर, क्लियर। जब करंट 2 एम्पियर आ गया है तो आपको ध्यान रखना है पोटेंशियल ग्रेडियंट जो के होता है वो होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। तो VAB, सिर्फ VAB लिखना है आपको, अपॉन में वायर की लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर डिवाइड में द लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अब I इंटू आर, किसी भी रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो IR होता है। तो I और इंटू आर की वैल्यू क्या है भाई 2 अपॉन में L। तो I कितना था, I आया था 2, R भी कितना है 2 अपॉन में कर दीजिए, लेंथ कितनी है भाई 4, बहुत अच्छी बात है। तो V के आ गया आपका 1 वोल्ट पर मीटर, के की वैल्यू आ गई, यहाँ तक नोट कर लें आप। जब के आपका निकल आया है तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना था एक सेल देखिए यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं वापस हम सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r मान रखा था हमने, EMF E मान रखा था, यहाँ पर एक कैपिटल R था, एक की थी, और इसके बाद हमने एक कैल्वेनोमीटर ले रखा था और जॉकी से फिर हमें कांटेक्ट करवाना है। तो अब पहले एक बात ध्यान से सुने और समझें, जब पहली जो कंडीशन है वो क्या है, अब ध्यान से देखिए कंडीशन जो पहली है उसमें कह रखा है K1 क्लोज हो और K2 ओपन हो, तब जो लेंथ मिली थी वो 3 मीटर थी। जब ये ओपन होता है K2, ये K1 था ये K2 था, जब K2 ओपन होता है मतलब ये जो सेल था अपने पास सेकेंडरी सेल,
इससे कोई भी करंट किसी भी सर्किट में फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ पे गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो कराएगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक तो करंट आ ही नहीं सकता, और उसके बाद इस रेजिस्टेंस में भी करंट फ्लो हो नहीं रहा है, तो मतलब सेल किसी को भी किसी प्रकार का कोई करंट नहीं दे रहा है। क्लियर? तो भैया अगर सेल करंट नहीं दे रहा है तो उस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ होगी, अगर उसका मल्टीप्लाई मैं के से कर देता हूँ, जिसे मान लीजिए आपकी जो बैलेंसिंग लेंथ आई थी पहले वाली, वो आई थी कुछ यहाँ पर, ये थी x1 लाइक दिस, तो ये x1, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम P0 कंसीडर कर लेते हैं, तो AP0 जो वायर की लेंथ है, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, K इंटू एक्स वन, क्योंकि क्या है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो K इंटू x1 तो हो गया AP0 के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप, AP0 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। यही पोटेंशियल ड्रॉप अगर इस सेल का भी होगा तो नेट करंट गैल्वेनोमीटर जीरो शो करेगा। जब सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उस वायर की बैलेंसिंग लेंथ के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आता है, तो हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो कर रहा है। अब जो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस केस में वो ईएमएफ है, क्योंकि किसी को भी करंट नहीं शो कर रहा है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा भैया KX1। इक्वेशन नंबर आपकी आ गई फर्स्ट। अब हम दूसरी केस की बात कर लेते हैं। इसमें दोनों ही क्लोज कर दिए मैंने K1 K2, अब K1 K2 दोनों ही क्लोज कर देंगे, तो भैया K2 जब क्लोज किया जाएगा तो ये सेल करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में। क्लियर है भाई बात? इसकी वैल्यू क्या थी, 2 ओम लिखी थी मैंने यहाँ पे, ये 2 ओम लिखा था, तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो मेजर होगा इस सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो अब ईएमएफ के बराबर नहीं आ सकता। जब भी कोई सेल करंट फ्लो कराता है, तब जो उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल, जिसको हम लिखते हैं V से। अब टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR, लेकिन I तो हमें पता नहीं, तो हमारे पास एक और तरीका है। हमने बैलेंसिंग लेंथ देखी, तो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिली भैया कुछ अलग, अब की बार मिली हमें x2 पर, तो x2 लेंथ का जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा इस बार, वो अगर बराबर हो जाता है सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के, तो हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, जीरो करंट शो करता है, उसी को बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। तो इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, V इक्वल टू मिल जाएगा भाई KX2। V क्या है, सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जब वो करंट फ्लो करा रहा है तो उसको V से लिखना पड़ता है, और KX2 क्या है, इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों बराबर है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो करता है। क्वेश्चन नंबर हो गई भैया सेकेंड। अच्छा देखिए, आपको x1 पता था और K पता था, जो पहला क्वेश्चन है वहीं पे सॉल्व हो गया था। K की वैल्यू क्या थी भाई, 1 थी, और x1 की वैल्यू क्या है बोली मैंने, 3, तो आपका आ गया भैया 3 वोल्ट। 3 वोल्ट है ईएमएफ, ईएमएफ मालूम चल गया पहले ही आपको। अब अगर हम देखें K की वैल्यू 1 और x2 जो आपको दिख रहा होगा वो है 2, तो V कितना है 2 वोल्ट। अब आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है E अपॉन में V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। E की वैल्यू हो गई 3 अपॉन में 2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R की वैल्यू है 2 ओम। ये तो ये हो गया भैया 2 ओम, तो आ गया 3/2 माइनस 1 1/2, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 1 ओम। तो इस तरह से भैया क्वेश्चंस होते हैं इसके, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन आप इनफिनिट बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको चाहिए तो एक क्वेश्चन कंपेयर करने वाला देख लेते हैं, दोनों का रेशियो क्या आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन रहने देते हैं। पहला सेल है E1, यहाँ पर K1 K2 कर लीजिए, और मान लीजिए दूसरा सेल है यहाँ की कर लेते हैं K3 की कर लेते हैं, दोनों गैल्वेनोमीटर से करते हैं कनेक्ट, और इसके बाद जो भी से हम टच कराएंगे डिफरेंट लेंथ पर हमको बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वही रखा है मैंने, बस अब क्या क्या चेंज, मैंने 2 सेल ले लिए इस बार। अब इन दोनों सेल्स के ईएमएफ का रेशियो निकालना है हमको क्वेश्चन में, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन बन जाएगा, सिंपल है। अब देखिए मैं दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, पहले वो समझ लेते हैं। तो बाकी सब कुछ तो वही रखा है मैंने, बाकी सब कुछ यानी प्राइमरी सर्किट में कोई भी चेंज हमने किया नहीं, सिर्फ सेकेंडरी सर्किट को मैंने चेंज कर दिया है। तो L इक्वल टू तो 4 मीटर था, R0 का मतलब यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस 1/2 ओम था, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। इसका EMF E1 और इसका E2, E1/E2 हमें निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, K1 क्लोज रहेगा हमेशा, तो K1 तो क्लोज है ही दोनों केसेस में, ठीक है। अब मान लेते हैं एक बार K2 जो है वो क्लोज है, और जो K3 है वो है ओपन, इन तीनों शर्तों के साथ। K1 तो हमेशा क्लोज, दोनों कंडीशन में रखना है, ठीक है आपको।
तो K2 क्लोज और K3 ओपन तक था हमारे पास और K1 तो क्लोज था ये। तो उस केस में हमें क्या मिला, जो बैलेंसिंग लेंथ मिली वो मान लीजिए मिल गई 3 मीटर। क्लियर। और दूसरा जो केस आएगा अपने पास, उसमें क्या करा है मैंने, मान लीजिए K3 को कर दिया है क्लोज्ड और K2 को कर दिया है भैया ओपन। इसके बाद जो बैलेंसिंग लेंथ हमको मिलेगी वो हो जाएगी, मान लीजिए आपके पास 2 मीटर फॉर एग्जांपल, ऐसा मान लिया मैंने। और K1 दोनों ही केस में, इसमें भी और इसमें भी क्लोज ही था। तो आपको पता होना चाहिए। इसे ओपन कर दूंगा मतलब ये वाला सेल सर्किट में आ जाएगा। और जब बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी तो जो, जैसे मान लीजिए आपकी बैलेंसिंग लेंथ मिलती है इस पॉइंट पर, ये P0 पर, तो ये लेंथ मान लीजिए x1 है। तो AP0 वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जब इस सेल के इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा तो गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, जीरो करंट। तो उस केस में जो आएगा उसको हम बोलेंगे E1। तो E1 क्या हो जाएगा भैया, KX1। और मैंने आपको कहा था जो K होता है वो प्राइमरी सर्किट पर डिपेंड करता है। तो प्राइमरी सर्किट में अगर मैंने कोई चेंज नहीं किया है तो प्राइमरी सर्किट में K तो वही रहेगा, तो K तो कोई चेंज होगा ही नहीं ना। सिर्फ सेकेंडरी सर्किट तो चेंज किया मैंने, प्राइमरी सर्किट तो वही रखी है। तो K को निकालने का तरीका जो होता है वो होता है प्राइमरी सर्किट को देखना पड़ता है आपको। तो प्राइमरी सर्किट में अगर कोई चेंज नहीं किया है तो K की वैल्यू 1 ही रहने वाली है। तो 1 इंटू आ जाएगा x1, 3 आ जाएगा 3 वोल्ट। ऐसे ही E2 निकालोगे, E2 की बैलेंस, अब E2 क्या है, जब ये क्लोज होगा ये ओपन होगा तो E2 निकल आएगा। तो ये सेल तो हट जाएगा सर्किट से, अब ये सेल आ जाएगा सर्किट में। बैलेंसिंग लेंथ पे फिर गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा, तो K की वैल्यू 1 हो गई और x2 आपका 2 आ गया तो 2। तो E1/E2 क्या आ जाएगा भाई, E1/E2 आ जाएगा 3:2। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। बहुत कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे कुछ कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज पे। आज के लिए इतना ही, ओके।